हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सबके सामने लेकर आ गए हैं क्राफ्ट साइंस में ऑयल सीड क्रॉप्स, तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलों में हम मुख्यतः जो मुख्य फसलें हैं, सोयाबीन पढ़ेंगे, सरसों पढ़ेंगे, मूंगफली पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम तीनों फसलों के बारे में आज हमें एक ही क्लास में तीनों फसलों के बारे में आज आज आप सभी को पूरा इसका बताएंगे, जो भी फैक्ट है, सारी चीज़ें आप लोगों के एजीटीए मेंस एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसान बैच के सीरीज में ये क्राफ्ट साइंस का क्लास चल रहा है। और आप सबको मैं बता दूं कि आप सबके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी क्लास ले आ गया है, जिसका पहला वीडियो आप सबके यूट्यूब चैनल पर उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर फाइल में बढ़ चुका है। और जाइए वहाँ से आप उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़िए। और बाकी रही बात कंप्यूटर की, तो कुछ दिन बाद उसकी भी क्लासेज उसमें लगवा दी जाएंगी। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए हम आप आज पहला क्राफ्ट पढ़ेंगे हम सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन सोयाबीन इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स होता है। किस फैमिली क्या है? ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? चीन। उत्पत्ति स्थान के ओरिजिन चीन से होता है। सोयाबीन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वंडर क्राफ्ट या येलो येलो ज्वेल। ठीक है, वंडर क्राफ्ट या येलो ज्वेल के नाम से भी जाना जाता है। सोयाबीन किस ऋतु की फसल है? तो ये खरीफ सीजन की फसल होती है। खरीफ सीजन की जो बुआई होती है, आप लोग बारिश की सीजन वही मई जून से होता है, वो खरीफ सीजन की फसल होती है। तो सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है 40 से 42%। ठीक है, सोयाबीन में। और इसमें तेल कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो ये 20 से 22% इसमें ऑयल पाया जाता है। ठीक है, 20 से 22% इसमें ऑयल पाया जाता है। प्रोटीन 40 से 42%। और इसका सूटेबल क्लाइमेट क्या होता है? सूटेबल क्लाइमेट, उपयुक्त जलवायु किस जलवायु में इससे सबसे अच्छी मानी जाती है उत्पत्ति के लिए? तो नम एवं गर्म जलवायु। ठीक है, इसका मतलब कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, उसके बाद गर्म जलवायु हो जाना तो होता है। तो ये होता है कौन से जलवायु में? नम एवं गर्म जलवायु। मतलब कि वो फसल की बुआई के समय गर्म जलवायु, उसके बाद फसल की पकते समय थोड़ा सा नम। तो वह आप लोग धान के देखे होंगे, धान जब पकती है तो थोड़ा सा नमी आ जाता है, मतलब कि थोड़ा सा शुष्क ठंडी का सीजन आ जाता है। तो वो उसी खरीफ सीजन की फसल में ही ये होता है। नेक्स्ट आते हैं, सोयाबीन के बीज को अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है। जो सीड जर्मिनेशन होता है उसके लिए सुटेबल टेम्परेचर क्या है? तो वो 15 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 15 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहीं सोयाबीन के बीज कितनी गहराई? तो इसका डीप सीड डीप कितना होता है? सीड का जो सोइंग डीप होता है तो वो 3 सेंटीमीटर गहराई पर इसको हम बुआई करते हैं। सोयाबीन के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त मानी जाती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मृदा। इसके लिए काली, चिकनी और गहरी दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। और वहीं इसका सीड रेट की बात कर लेते हैं। बीज दर कितना होता है? 70 से 80 केजी पर हेक्टेयर इसका सीड रेट होता है। और वहीं इसकी सिंचाई कब करनी चाहिए? सोयाबीन में सिंचाई कब करनी चाहिए? तो फूल आने से पहले व फली बनते समय इसको 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई जब फूल बनने से पहले होता है, जब फूल बनने वाला रहता है, उसके बाद जब फली बनती है तब दूसरी सिंचाई। ठीक है, सोयाबीन में अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए प्रति हेक्टेयर पौधे होने चाहिए तो 3 से 4 लाख पर हेक्टेयर पौधे होने चाहिए। इसकी फली को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पॉड, पॉड बोलते हैं। और किस तरह का ये प्लांट होता है? तो ये C3 प्लांट होता है और ये स्वपरागित सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होता है प्लांट। ठीक है, विश्व में सोयाबीन उत्पादन का प्रथम स्थान किस देश से है? तो USA विश्व में सबसे ज़्यादा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि 60% अकेले ही पूरा उत्पादन करता है। और वहीं भारत में सबसे ज़्यादा अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो वो अपना MP मध्य प्रदेश, सब जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। भारत में दूसरा नंबर पर कौन है उत्पादक के राज्य में? तो वो होता है महाराष्ट्र। और वहीं थर्ड पे आ जाता है राजस्थान। तो सबसे पहले
मध्य प्रदेश दूसरा, महाराष्ट्र तीसरे पे, राजस्थान। ये तीनों राज्य क्रमशः सोयाबीन के उत्पादन में हैं। और सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? तो ये एमपी में ही होगा, जाहिर सी बात है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा उसका रिसर्च भी होगा। तो ये कहाँ पर है? इंदौर, एमपी। सोयाबीन की यूएसए से आयातित किस्म कौन सा, जो यूएसए से आयात किया जाता है अपने देश में? तो वह ब्रोग होता है, ली होता है, क्लार्क 63, केंट, ब्लैक हार्ट। ठीक है, ये वहाँ से आयातित किस्में होती हैं। सोयाबीन के भारत में राजस्थान की प्रमुख किस्में, तो ये भारत में जो होती है राजस्थान की प्रमुख किस्में है, T49 होता है, गौरव होता है, मोनेटा होता है, और NRC12 होता है, अंकुर, JS335, JS9560। ठीक है, ये यहाँ के भारत की किस्में हैं। और इसके खरपतवार नियंत्रण के लिए बीड कंट्रोल के लिए क्या यूज करते हैं? तो एलाक्लोर जिसको लासा भी बोलते हैं, और उसके बाद फ्लूक्लोरिन और इमेजाथिपिर। ठीक है, इमेजाथिपिर, और ये इसके बीडीसाइड के रूप में हमें यूज करते हैं। एलाक्लोर जिसको लासा बोलते हैं, बस इतना याद रखना, और फ्लूक्लोरिन। एक चलो कमेंट बताना इसका वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, बताना, बोटेनिकल नेम बताना है सोयाबीन का, कमेंट बताना है बोटेनिकल नेम। ठीक है, सोयाबीन के बीजों का उपचार किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट के लिए राइजोबियम से इसका कल्चर करते हैं, जैपोनिकम कल्चर से, FIR विधि से। ठीक है, राइजोबियम से करते हैं, जैपोनिकम कल्चर में। प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं? चारकोल रोग, पीलिया रोग और पीला मोजाइक रोग। ठीक है, ये इसके प्रमुख रोग हो जाते हैं। प्रमुख कीट, सोयाबीन की फसल में प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं? गार्डल बीटल, टोबैको कैटर और पिलर। ठीक है, कौन कौन से हैं? गार्डल बीटल और टोबैको कैटर और पिलर। ठीक है, ये प्रमुख इसमें कीट होते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, सोयाबीन की फसल में आयरन की कमी के कारण क्या रोग होता है? तो पीलिया रोग हो जाता है, जिसमें आयरन की कमी Fe। ठीक है, Fe की कमी के कारण इसमें पीलिया रोग हो जाता है। सोयाबीन फसल में अंकुरण प्रतिशतता, तो 70% इसमें अंकुरित होते हैं, जो कि फसल बुआई में। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम मैंने बताया ग्लाइसिन मैक्स। सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं 40 से 42%। ठीक है, और यही इसके जो फसल में जो आयरन की कमी से रोग होता है, कौन सा होता है? पीलिया रोग होता है। और इसमें बीडीसाइड के रूप में एलाक्लोर, जो कि लासा का, हम उसमें प्रयोग करते हैं। चलो बताओ, जिंक की कमी से धान में क्या कौन सा रोग होता है? कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को, तो आप लोग इसको कमेंट बताइए। तो मैंने सोयाबीन के बारे में पूरा बताया। अब अगला क्रॉप हम पढ़ते हैं सरसों। ठीक है, मस्टर्ड, ब्रेसिका जुनसिया, ये सरसों मस्टर्ड। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रेसिका जुनसिया। ब्रेसिका कंपोजिटी भी मिलता है। ठीक है, तो इसका किस फैमिली से आता है? क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। इसके पहले वाला को था लेगुमिनेसी से था, लेकिन ये किस फैमिली से है? ब्रेसिका जुनसिया, क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी। सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। और इसका सीड रेट कितना होता है? सीड रेट बहुत ही कम होता है, 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। और इसका बीजों के परीक्षण भार 5 से 6 ग्राम, ये इम्पोर्टेंट है। बीजों का परीक्षण भार 5 से 6 ग्राम। और ये सरसों का फल का प्रकार सिल्कुआ, इसको फल के टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं, देखो नहीं, ड्रूप होता है, बेरी होता है, ये सब उसी प्रकार से सिल्कुआ। सरसों की फसल का प्रमुख परजीवी खरपतवार है, तो प्रमुख परजीवी खरपतवार है ओरोबेंकी। सरसों की फसल में तीखापन किसकी वजह से होता है? ठीक है, इसकी फसल में जो तीखापन आता है तो किसके कारण होता है? आइसोथायोसाइनेट के कारण इसमें तीखापन आता है। विषैला पदार्थ इसमें कौन सा होता है? यूरुसिक एसिड। ठीक है, इसमें यूरुसिक एसिड विषैला पदार्थ होता है। और इसका बुआई का समय क्या है? गेहूं के बुआई का समय वही सितंबर अक्टूबर, इसका बुआई का समय है रबी सीजन में। सरसों का अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो इसका अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में स्थित है। सरसों की खली
केक जो इसका खली होता है, केक में उपस्थित ग्लूकोसाइनोलेट की उपस्थिति में मनुष्य व पशु में कौन सा रोग होता है? तो इसके खली में जो उपस्थित होता है ग्लूकोसाइनोलेट के कारण इसमें घेंघा रोग होता है मनुष्य और पशुओं में। सरकार द्वारा सरसों के तेल में ग्लूकोसाइनोलेट की ऊपरी सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो 0.5%। ये ऊपरी सीमा, इससे ऊपर रहेगा तो नहीं, वो अच्छा क्वालिटी का नहीं माना जाता, इतना ही रहना चाहिए। सरसों के तेल में 87 के बीजों का तेल मिलाने से रोग होता है, तो वो ड्राफ्सी रोग होता है। ठीक है, जो 87 उसमें एक खरपतवार होता है, उसके बीजों का तेल मिलाने से क्या रोग होता है? ड्राफ्सी रोग हो जाता है। इसमें प्रमुख कीट कौन सा है? माहू होता है। इसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 36 से 43% इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। और इसमें प्रमुख खरपतवार सत्यानाशी और ओरोबिंकी, दो ही खरपतवार है इसमें प्रमुख, ओरोबिंकी और सत्यानाशी। सरसों के बीज के लिए कितनी गहराई इसकी सॉइल सीड सोइंग के लिए जो इसकी डीप होता है सीड का, तो कितने सेंटीमीटर गहराई पर हम बोते हैं? 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर हम इसको बुआई करते हैं। सरसों की डबल जीरो किस्म कौन सी है? डबल जीरो किस्म कैनोला है। ठीक है, सरसों के प्रमुख तेल में इसके तीव्र गंध पाई जाती है, तो क्या है? ग्लूकोसिनेलेट के कारण इसमें तीव्र गंध पाई जाती है। इसमें प्रमुख रोग कौन कौन से लगते हैं सरसों में? तो पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, सफेद रोली। ठीक है, ये प्रमुख रोग होते हैं। और सरसों का हार्वेस्ट इंडेक्स क्या है? HI, तो ये 25% हार्वेस्ट इंडेक्स है। और इसका सीड ट्रीटमेंट किससे करते हैं? तो एप्रोन व रिडोमिल से। ठीक है, एप्रोन व रिडोमिल से इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। बुआई के उपरांत, बुआई से पहले 6 से 8 ग्राम पर kg के हिसाब से हम इसमें सीड ट्रीटमेंट करते हैं। आगे चलते हैं। सरसों के तेल में पाए जाने वाला एल्केलॉइड इरूसिक अम्ल किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, एल्केलॉइड इसीलिए बोलते हैं हृदय रोगी, जो हृदय हार्ट वाले जो रोगी संबंधित है, तो सरसों का तेल उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, भूरी सरसों की किस्म है पूसा कल्याणी, वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व में सरसों की पहली संकर किस्म कौन सी? NRC HB 506 या DRMR भरतपुर द्वारा, ये जो सरसों अनुसंधान निदेशालय है भरतपुर द्वारा, वहाँ से 2009 में विकसित की गई थी। कौन सी है? NRC HB 506। भारतीय सरसों को और किस नाम से भी जानते हैं? तो इसको राई या राया के नाम से भी जानते हैं। भारतीय सरसों में किस्म कौन सी है? लक्ष्मी, वसुंधरा, आशीर्वाद, गिरिराज, बसंती, पूसा जय किसान। पूसा जय किसान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूसा जय किसान NRC HB 506 और DMH 11 RH 0725 RH 749, तो इसमें आशीर्वाद हो गया। और वहीं वसुंधरा, लक्ष्मी, गिरिराज, बसंत, पूसा जय किसान, ये सरसों की किस्में हैं, भारतीय सरसों की किस्में हैं। ठीक है, ये देख लीजिए सरसों की जैव टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किस्म कौन सी है? पूसा जय किसान। ठीक है, ये इसको बायो 902 भी बोलते हैं। ये देख लीजिए जो कि बायो टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित की गई थी, पहली किस्म थी। कौन सी है? पूसा जय किसान, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा भी जाता है। सरसों के फसल के प्रमुख रोग, इसमें प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? डाउनी मिल्ड्यू, सफेद रोली और क्लब रूट। ठीक है, सरसों के सफेद रोली, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, इसमें रोग कारक कौन सा होता है? ये फंगस के कारण होता है, तो ये एल्बिंगो कैंडिडा फंगस के कारण इसमें होता है व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, जो कि सरसों का सफेद रोली रोग होता है। सरसों के सफेद रोली के प्रधान लक्षण क्या है? इसके जो सफेद रोली है, इसके मुख्य लक्षण कौन है? तो इसको सर्वांगी संक्रमण होने पर पुष्प कम का भाग फूलकर अत्यधिक विकृत दिखाई देता है, या पुष्प विकृत या अतिवृद्धि, महामृग शीर्ष, स्टेज हेड,
को बनाते हैं जो प्रमुख लक्षण होते हैं। मतलब इसमें जो होता है, इसको सबसे प्रमुख जो लक्षण होता है, फूलों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। और ये पुष्प जो कि उसका पुष्प जो कि भाग फूल कर जिसमें फल फल लगते हैं, फूल कर एकदम अत्यधिक विकृत रूप दिखाई देने लगते हैं, जिसके कारण इसमें फल नहीं लगते हैं। तो वो सबसे सफ़ेद रोली रोग का जो लक्षण है। अब वहीं सरसों का सफ़ेद रोली और डाउनी मिल्ड्यू के निदान का कैसे, इसका उपचार कैसे करेंगे कंट्रोल। तो बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट करें बुआई के पहले। तो मेटालेक्सिल समूह के एप्रोन के 35 HD @ 6 ग्राम पर kg के हिसाब से बीज को उपचारित करें। और रिडोमिल 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। ठीक है, तो ये डाउनी मिल्ड्यू और सफ़ेद रोली के कंट्रोल के लिए हम इसको करते हैं। मेटालेक्सिल समूह एप्रोन 35 और रिडोमिल का हम इसमें उपयोग करते हैं। सरसों का डाउनी मिल्ड्यू का रोग जो होता है, उसका कारक कौन होता है, ये भी फंगस होता है। तो कौन सा होता है, पेरेनास्पोरा ब्रेस्की। ठीक है, पेरेनास्पोरा ब्रेस्की जो इस एक फंगस का कारण इसका प्रमुख रोग कारक है डाउनी मिल्ड्यू का। सरसों का क्लब रूट का रोग कारक कौन है, यह प्लाज्मोडियम कारण होता है। तो वो होता है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेस्की कारण होता है। और इसमें प्रमुख कीट सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आरा मक्खी जो होता है, ये पूछता है आरा मक्खी किस समय थे, तो सरसों के फसल से संबंधित होता है। तो पेटेंट बग और चैपा। सरसों के आरा मक्खी के वैज्ञानिक नाम, ये आ गया ना आरा मक्खी। तो एथेलिया प्रोक्सिमा यह एक हेमनोप्टेरा गण का ये कीट होता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, हेमनोप्टेरा गण का एक कीट होता है एथेलिया प्रोक्सिमा, जो कि आरा मक्खी होता है। सरसों का चेपा या मोयला का वैज्ञानिक नाम क्या है, चेपा जो होता है उसमें उसका साइंटिफिक नेम क्या है, जो कि प्रमुख कीट होता है लिपापिस इरिसिमी इसका साइंटिफिक नेम होता है। सरसों के चेपा या मोयला का नियंत्रण करते हैं, इसका कंट्रोल कैसे करेंगे चेपा या मोयला का, तो इसको शस्य प्रबंधन में। ठीक है, तो सरसों का अगेती बुआई करें, इससे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बायोलॉजिकल कंट्रोल में इसका प्राकृतिक शत्रु एक परभक्षी कीट लेडी बर्ड बीटल जो इसका परभक्षी कीट होता है, वो इसको हम इस पर लाते हैं। एवं एफिड लायन है। ठीक है, एफिड लायन है जो कि इसको खा जाता है। केमिकल कंट्रोल में देख लेते हैं। केमिकल कंट्रोल में हम इसको क्या करते हैं, कोई भी अंतः प्रभावी कीटनाशी जैसे डाईमीथियोट का 30 EC इमिडाक्लोरपिड या मिथाइल डेमेटोन को हम उपयोग कर सकते हैं। इमिडाक्लोरपिड, ठीक है, क्लोरपिड और मिथाइल डेमेटोन और डाईमिथोएट का उपयोग हम करते हैं केमिकल कंट्रोल के लिए। किसके लिए करते हैं, तो ये सफ़ेद लट के लिए करते हैं। सरसों का गंदीला कीट पेटेंट बग। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बागरेडा क्रूसीफेरनम इसका साइंटिफिक नेम होता है, जो कि पेटेंट बग का साइंटिफिक नेम है, जो कि प्रमुख कीट इसमें लगते हैं सरसों की फसल में। सरसों में पाले से बचाव के लिए कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है, पाला अगर लग जाता है उसमें, उसके बचाव के लिए तो हम गंधक का तेजाब 0.01% हम इसमें छिड़काव करते हैं। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सरसों का पूरा बताया। ठीक है, ब्रेसिका कंपोजिटी या ब्रेसिका साइंटिफिक नेम बताइए, जुनसिया। तो ये आपको मैंने पूरा सरसों के बारे में बता दिया है। आरा मक्खी के संबंधित है, सरसों से संबंधित है। पूसा जय किशन, तो इसका भी वही इसका वैरायटी है। तो सरसों का है, आशीर्वाद सरसों का ही है। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट क्रॉप पर चलते हैं, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा एक बार पीछे से। तो आप चलते हैं मूंगफली, ग्राउंड नट, ये भी
तिलहनी फसलों में ही पाई जा होती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब ग्राउंड नट के बारे में, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एरेचिस हाइपोजिया। एरेचिस हाइपोजिया। सबसे पहले मैंने क्या बताया? सोयाबीन का साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स। सरसों का ब्रेसिका जुन्सिया। मूंगफली का एरेचिस हाइपोजिया। तो एरेचिस हाइपोजिया इसका ग्राउंड नट का जो साइंटिफिक नेम होता है, बोटानिकल नेम, उसकी फैमिली से आता है, लेगुमिनेसी फैमिली से आता है। और वहीं इसका ओरिजिन क्या है? ब्राज़ील है, ठीक है। ब्राज़ील इसका ओरिजिन है। कितने प्रतिशत इसमें प्रोटीन पाई जाती है? तो प्रोटीन 26% इसमें पाई जाती है। प्रोटीन इसमें 26% पाई जाती है। मूंगफली में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो 45% इसमें तेल पाया जाता है। प्रोटीन 26% और तेल 45%। और वही इसको क्या बोलते हैं? गरीब का बादाम किसे बोलते हैं? मूंगफली को। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम इधर मार्क मारेंगे वो इम्पोर्टेंट है। मूंगफली का पौधा कैसा होता है? वो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। सेल्फ पॉलिनेटेड। मूंगफली किस ऋतु का फसल है? ये खरीफ का है, ये सबको पता है। इसके लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? बलुई मृदा होती है, बलुई दोमट मृदा होती है, जिससे उसमें पेगिंग की क्रिया अच्छे से लग पाए। पेगिंग की क्रिया इसी में होती है। और टिक्का रोग मूंगफली का ही समझते हैं, इम्पोर्टेंट है, दो चीज़ें। और इसकी कितनी सिंचाई आवश्यकता होती है? तो मूंगफली के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो इसमें 3 सिंचाई। एक पहला फूल आते समय, दूसरा पेगिंग क्रिया जो सुई बनते समय, फली बनते समय, तीसरा। तो पेगिंग क्रिया जैसे कि जब मूंगफली ऊपर रहता है तो उसमें छोटे छोटे जो सुई की आकार बनते हैं, जिसमें फली लगते हैं, वो मिट्टी में धीरे धीरे घुसने लगते हैं, तो उसको पेगिंग कहते हैं। तो पेगिंग की क्रिया किससे संबंधित होती है? मूंगफली से। मूंगफली के फसल के लिए कितनी बीज दर की आवश्यकता होती है? सीड रेट कितना होना चाहिए? तो उसकी जो शाखाएं हैं, इस 80 से 100 kg पर हेक्टेयर के लिए पर हेक्टेयर चाहिए, और 60 से 80 kg पर हेक्टेयर स्प्रेडलिंग टाइप के होने चाहिए। अगर ठीक है, तो उसको 80 से 100 kg पर हेक्टेयर आवश्यकता होती है सीड रेट के। मूंगफली की बुआई का उपयुक्त समय, इसके बुआई का उपयुक्त समय मई जून होता है, ठीक है। और मूंगफली के पौधे के बीच कितना स्थान होना चाहिए? ठीक है, जो गुच्छेदार होते हैं उनके बीच स्थान 30 × 15 सेंटीमीटर, और वहीं जो फैलने वाली होती है 45 × 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रो और कॉलम के हिसाब से होता है। रो टू रो 30 होता है, 15 सेंटीमीटर, कॉलम टू कॉलम, पौधे से पौधे की दूरी। मूंगफली के लिए कितने उर्वरक की आवश्यकता होती है? इसका फर्टिलाइजर रेट क्या है? फर्टिलाइजर एनपीके कितना होना चाहिए? 15-40-60, ठीक है। 15-40-60 का रेशियो होना चाहिए, तथा 250 ग्राम जिप्सम पर हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। दलहनी फसलें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन थोड़ा सा कम लगता है। मूंगफली में गुली और छिलका अनुपात कितना होता है? तो 70 से 75% उसमें गुली और छिलका का अनुपात होता है, मतलब उसके अंदर जो फली निकलते हैं और उसको छिलके। मूंगफली के फल को क्या कहते हैं? पॉड। इसके फल को भी पॉड बोलते हैं। मूंगफली का भंडारण कितनी नमी पर होता है? इसकी नमी यदि 6 से 8 सेंटीमीटर नमी है तो उसको हम भंडारित कर सकते हैं। मूंगफली फैलने वाली किस्में कौन सी हैं? इसमें वैरायटी कौन सी है जो फैलने वाली होती हैं? से स्प्रीड टाइप के होते हैं। तो RS1 और RSB 87 M30, उसके बाद 13, उसके बाद होता है चंद्रा चित्रा, RG 510, RG 578, जो कि सेमी स्प्रीडिंग टाइप का होता है ये। तो किसमें इसमें कुछ नहीं पूछता है, इसमें मूंगफली में इसमें पेगिंग की क्रिया पूछती है, पेगिंग, उसके बाद प्रोटीन, ऑयल, ये सब पूछता है। और साइंटिफिक नेम, ऊपरी कलिका का तना, ऊपरी कलिका का मरना क्या कहलाता है? बड नेक्रोसिस, ठीक है। जो ऊपरी कलिकाएं निकलते हैं वो बड नेक्रोसिस उसको बोलते हैं, जिससे वो सूख जाते ही मर जाते हैं। तो गुच्छेदार किस्में कौन कौन से हैं? JL24, GG2, AK12, 24, ज्योति, T32 या TMB 79, RG 141, RG 382, कौशल फैजापुर 1, ये इसमें गुच्छेदार किस्में होती हैं। गुच्छेदार मूंगफली के वानस्पतिक नाम क्या है?
इसका गुच्छेदार जो होता है और जो कि फैलने वाली होती है। दोनों मूंगफली के जो वानस्पतिक नाम क्या है तो उसका है एरेकिस एरेकिस हाइपोजियस सब स्प्रीडिंग फास्टिगेटा। एरेकिस हाइपोजिया इतना याद रखना, उसमें सब स्प्रीडिंग और उसके बाद फास्टिगेटा इसमें लगा देना है। और वहीं इसमें एरेकिस हाइपोजिया में प्रोकुम्बियंस, ठीक है, प्रोकुम्बियंस जो कि सब स्पीसीज होता है। तो सब स्पीसीज फास्टिगेटा का जो होता है गुच्छेदार का होता है और फैलने वाली का होता है प्रोकुम्बियंस, ठीक है, प्रोकुम्बियंस होता है। इसमें प्रमुख बीमारियां कौन सी हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है टिक्का रोग होता है, ठीक है, टिक्का रोग कैसे संबंधित होता है, मूंगफली से होता है। जड़ गलन रोग होता है, पीलिया रोग होता है, रोजेट रोग होता है और ऊपरी कलिका का मरना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड नेक्रोसिस। मूंगफली के प्रमुख कीट कौन सा है, सफेद लाट। काली जड़ रोग किस कवक के द्वारा होता है तो एस्परजिलस नाइगर के द्वारा इसका काली जड़ रोग होता है। मूंगफली में कैल्शियम की कमी से क्या हानि होता है, इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम कमी से दाने नहीं बनते हैं। मूंगफली में दाने नहीं बनते हैं जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पोपिंग कहते हैं, जिससे दाने नहीं बनते हैं। मूंगफली में बीज उपचार है तो किस विधि का प्रयोग करते हैं तो FIR विधि। FIR विधि का मतलब होता है से बाविस्टीन या ट्राइकोडर्मा, आई से क्लोरोपाइरिफास होता है, आर से राइजोबियम जाइपोनिकम होता है। ये कल्चर होता है, इन सभी से हम इसमें सीड ट्रीटमेंट करते हैं। पोपिंग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम। पोपिंग क्या है, जिसमें दाने नहीं बनते हैं और उसके उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। मूंगफली के तेल में दुर्गंध आती है तो ऑक्सीकरण के कारण होती है। मूंगफली में खाली में नाइट्रोजन 7.3%, इसमें खाली में नाइट्रोजन पाया जाता है। मूंगफली में अफ्लाटोक्सिन किससे पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है, तो यह कवक है, ठीक है, एस्परजिलस फ्लेवस के कारण इसमें पाया जाता है। मूंगफली की पत्तियों में पीलापन का कारण क्या है तो आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, फल न बनने, ठीक है, दाने न बनने, और वहीं आयरन की कमी से पत्तियों का पीलापन। मूंगफली का सामान्य व्याधि है टीका यहाँ पर लिखा है, टिक्का है, ठीक है। मूंगफली में अगेती टिक्का रोग का कारक क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आता है। अगेती टिक्का रोग कारक कौन सा है, सर्कोस्पोरा एराचिडोकोला, ये होता है अगेती टिक्का रोग का कारक। वहीं पछेती टिक्का रोग का कारक कौन है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदायक यही होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा टिक्का रोग का जो कारक होता है, इंपॉर्टेंट रखना, याद आएगा क्वेश्चन। जड़ गलन रोग रूट रोट या ब्लैक रूट होता है, किसके कारण होता है, एस्परजिलस नाइगर के कारण होता है। ब्लैक रूट मैंने बताया एस्परजिलस नाइगर के कारण होता है। तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा ये किस कारण होता है, ये किसका रोग कारक है तो ये टिक्का रोग का, ठीक है, टिक्का रोग का सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। एराचिडोकोला होता है जो अगेती होता है और वहीं पर्सोनेटा होता है पछेती। रूट रोट या ब्लैक रूट के कंट्रोल के लिए क्या हम करते हैं तो इसमें ट्राइकोडर्मा और बाविस्टीन, ठीक है, ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम पर केजी से बीज को उपचारित करते हैं और वह बाविस्टीन को 0.3% के पौधे व जमीन पर छिड़काव करते हैं सॉइल पर, ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा और बाविस्टीन। मूंगफली का प्रमुख कीट कौन सा है तो इसका प्रमुख कीट कौन सा, सफ़ेद लट होता है, तो होलोट्रिचिया कंसेगुइना, जो कि इसका सफ़ेद लट हुआ प्रमुख कीट होता है। मूंगफली के दानों में एफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला तत्व किससे बनता है, एफ्लाटॉक्सिन क्या है, एक विषैला तत्व होता है, वो एस्परजिलस फ्लेवस, ठीक है, एस्परजिलस फ्लेवस कवक कारण बनता है, जो जिसके द्वारा अधिक नमी पर भंडारित करने पर ही हो जाता है। जिसमें अधिक नमी कारण हम भंडारित करते हैं तो उसमें फंगस के कारण
एस्परजिलस फ्लेवस फंगस कारण एफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला तत्व बन जाता है। इसलिए मूंगफली का भंडारण कितने पर होना चाहिए? 6 से 8% नमी है तब इसको भंडारण करना चाहिए। तो इसका मैंने मूंगफली का पूरा बताया। मूंगफली का प्रमुख रोग कौन सा? टिक्का डिजीज याद रखना, टिक्का डिजीज। और ये हेलिको एस्परजिलस नाइगर किसका है? रूट रोट का है। सर्कोस्पोरा पर्सनोटा और सर्कोस्पोरा रेजिडिकोला ये टिक्का डिजीज के दोनों रोग कारक हैं। ठीक है, इसको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, ये आपको हर जगह मिलने वाला है। आपको टीजीटी पीजीटी एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन फंसेगा और वहीं एजीटीए में भी आएगा। और इसका साइंटिफिक नेम बताया, क्या बताया था मैंने, बताइए आप लोग? एरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया। तो मैंने आप सबके सामने 3 फसल के बारे में बताया। कौन कौन सा? सबसे पहले फसल क्या था? सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, और वहीं सरसों, ब्रेसिया जुनसिया, ठीक है, ब्रेसिया कंपोजिटी, और वहीं मूंगफली एरेकिस हाइपोजिया। ये मैंने 3 प्रमुख फसलें जो कि तिलहनी फसलें हैं उसके बारे में मैंने पूरा कंप्लीट बताया जानकारी। तो आप लोग को इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर हम इसके आगे हम अगली नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम तेल और रेसे वाली फसलें दोनों मिक्स हैं, तो वो वाली फसलें उसके बारे में हम अगली क्लास लेकर आएंगे। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।